गुड मॉर्निंग बच्चों। अब मैं आपको जो है, अभी आपने देखा कि पिछले वाले वीडियो में हमने आदर्शवादी के पाठ्यक्रम के बारे में आपको हमने बताया, उन्होंने कैसे पाठ्यक्रम को तैयार किया था। अब हम शिक्षण विधियों के बारे में बात करेंगे कि शिक्षण विधियाँ उनकी किस प्रकार से है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि शिक्षण विधियाँ क्या है। तो प्लेटो के अनुसार आदर्शवादी पाठ्यक्रम हम पहले बता चुके थे कि क्या क्या उसमें उन्होंने तैयार किया था। ठीक, इसमें पहले बात कर लेते हैं कि थोड़ा सा पाठ्यक्रम के बारे में बात करेंगे, बताएंगे आपको कि प्लेटो ने अपने अनुसार जो है आदर्शवादी पाठ्यक्रम को कैसे तैयार किया था। तो उन्होंने इसमें पाठ्यक्रम में ये तैयार किया था, एक अन्य विद्वान के अनुसार पाठ्यक्रम के निर्माण में मनुष्य की दो प्रकार की आवश्यकताओं को ध्यान रखना चाहिए, एक शारीरिक, दूसरा मानसिक। पहले शारीरिक, फिर दूसरा क्या रखना चाहिए, मानसिक। इस विद्वान के अनुसार शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शरीर की रक्षा के बारे में उन्होंने, प्लेटो ने जो पाठ्यक्रम के बारे में बताया था, मतलब एक जो वैज्ञानिक है एक पाठ्यक्रम जो तैयार करेगा तो वो सबसे पहले किस दो चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए उसको, पहला शारीरिक और दूसरा मानसिक। जैसे कि हम जो पाठ्यक्रम तैयार कर रहे हैं, किस लेवल के पाठ्यक्रम तैयार कर रहे हैं, उसमें जो है देखेंगे कि उसकी कैपेसिटी क्या है, पढ़ने का उसकी क्षमता क्या है। इस प्रकार से जो है पाठ्यक्रम को उन्होंने जो है तैयार किया है। तो शारीरिक चीज़ों को देखते हुए तभी हम उसके पाठ्यक्रम को महत्व देंगे और मानसिक चीज़ों को। तो इस प्रकार से जो है इस विद्वान के अनुसार शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति की शरीर की रक्षा से संबंधित क्रियाएं एवं कला कौशल आवश्यक है, और साथ ही मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बौद्धिक, नैतिक और सौंदर्यपरक एवं धार्मिक कार्यों की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से उन्होंने जो है प्लेटो अपने अनुसार पाठ्यक्रम को तैयार किया है। अब हम बात करेंगे आपसे जो है शिक्षण विधियाँ के बारे में। शिक्षण विधियाँ क्या है? शिक्षण विधियाँ ये शिक्षण विधियाँ हैं, और इस प्रकार से जो है आदर्शवाद ने अपनी कोई शिक्षा पद्धति नहीं दी, इनसे अपनी सर्वाधिक शक्ति शैक्षिक उद्देश्यों को निश्चित कराने में लगाई है। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री फ्रोबेल आदर्शवादी थे। उन्होंने इसके बारे में, जैसे फ्रोबेल ने जैसे पाठ्यक्रम तैयार किया है दो चीज़ों पर, शारीरिक और मानसिक, उसी प्रकार से फ्रोबेल ने भी शिक्षण विधियों के बारे में बताया है कि शिक्षण विधियाँ कैसी होनी चाहिए। उन्होंने तो सिर्फ शैक्षिक उद्देश्यों को निश्चित कराने में लगा दी समय। मतलब कहने का मतलब ये आदर्शवादी जो लोग आदर्शवादी विचारक थे, उन्होंने शैक्षिक विचारों के माध्यम से शिक्षा का जो विचार उन्होंने बनाना शुरू किया, तो उसमें सबसे ज़्यादा उनका समय उसी में चला गया। और इस प्रकार से वो शिक्षण विधियों के बारे में कब प्लेटो ने, फ्रोबेल ने इसको जो है तैयार करने की बात कही है। तो आदर्शवादी फ्रोबेल एक शिक्षा शास्त्री फ्रोबेल एक आदर्शवादी था, और उसने शिक्षण पद्धति को मूलतः आत्मप्रेरित क्रिया या आत्मक्रिया माना है। खेल द्वारा शिक्षा भी आत्मा क्रिया द्वारा शिक्षा का ही नाम है। खेल आत्म प्रेरित, आत्मनियंत्रित एवं स्व संचालित क्रिया का ही नाम है। खेल के विषय में फ्रोबेल ने लिखा है कि खेल मनुष्य के लिए, विशेषतः बालक के लिए, खेल के विषय में उसके अंतर्जग एवं बाह्य जगत का दर्पण है, और इस दर्पण के भीतर से आवश्यकता है। इस प्रकार से यह जीवन एवं लगन शक्ति को अभिव्यक्त करने वाली प्रवृत्ति है। पेस्टोलॉजी के अनुसार शिक्षण विधि मस्तिष्क के विकास के अनुरूप होनी चाहिए। हम मस्तिष्क के विकास में स्पष्ट रूप से निम्नलिखित 3 स्तर रखते हैं। सबसे पहला स्तर हमारा कौन सा होगा? वस्तु का वास्तविक ज्ञान होना। पहला स्तर हम तैयार कर रहे हैं वस्तु का वास्तविक ज्ञान होना, वस्तु का वास्तविक ज्ञान होना।
और प्रतिरूपों का प्रयत्नों से परिवर्तित हो जाना और प्रतिरूपों का परावर्तित हो जाना, प्रयत्नों से परिवर्तित हो जाना, दूसरा है पदार्थ के अस्पष्ट प्रतिरूप को पदार्थ के अस्पष्ट प्रतिरूप को मस्तिष्क का प्रतिरूप को मस्तिष्क का इंद्रियों द्वारा ग्रहण करना, मस्तिष्क का इंद्रियों द्वारा ग्रहण करना। और तीसरा आपका हो जाता है इन अस्पष्ट प्रतिरूपों को अस्पष्ट प्रतिरूपों को एक दूसरे से भिन्न करके एक इकाई के रूप में देखना, एक इकाई के रूप में देखना। तो इस प्रकार से जो है शिक्षण विधियों के बारे में जो है शिक्षण विधि मस्तिष्क के विकास के अनुरूप होनी चाहिए। इस प्रकार से जो है पेस्टालॉजी ने जो है शिक्षण विधियों के बारे में किसने दिया है? ये पेस्टालॉजी ने कहा है कि वस्तु का वास्तविक ज्ञान हो जाना छात्रों में और प्रतिरूपों का प्रयत्न परिवर्तित हो जाना। जिस प्रतिरूप का जो है प्रतिरूप के लिए वह प्रयत्न कर रहा है उसमें वह बदल जाना, यह बहुत महत्वपूर्ण रखता है। फिर आता है पदार्थ के अस्पष्ट प्रतिरूप को मस्तिष्क का इंद्रियों द्वारा ग्रहण करना। मतलब जो अस्पष्ट पदार्थ है, जिन पदार्थों के बारे में नहीं जाना जा रहा है, उसे इंद्रियों द्वारा मस्तिष्क में क्या करना, उसको ग्रहण कर लेना, ये बहुत महत्वपूर्ण रखता है शिक्षण विधि में। फिर आता है कि इन अस्पष्ट रूपों को एक दूसरे से अलग कर दो, एक दूसरे से भिन्न कर दो, अलग कर दो और इकाई के रूप में देखना। मतलब इसे एक साथ एक इकाई के रूप में क्या करना, देखना। यह पेस्टालॉजी ने जो है शिक्षण विधियों के बारे में कह रहे हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि इन्होंने पेस्टालॉजी जो है क्या क्या इसके अतिरिक्त आदर्शवादी भिन्न भिन्न शिक्षण विधियों के समर्थक रहे हैं। इसके बारे में जो है हम आपसे बात करेंगे। ठीक, तो जब बताएंगे कि प्रश्नोत्तर विधि है या और जो है खेल विधि है, किन लोगों ने जो है इसका जो है विचार अपना जो है प्रस्तुत किए हैं, इसके बारे में जो है हम आपको बताएंगे। हाँ, तो इस प्रकार से जैसे देखो
प्रश्नोत्तर विधि है, प्रश्नोत्तर विधि। ये किसने दिया है? सुकरात ने दिया है। ये शिक्षण विधि है, सुकरात ने दिया है। सुकरात ने संवाद विधि, संवाद का मतलब आप लोग जानते हैं, जिसमें चर्चा पर चर्चा होता है, संवाद विधि। ये किसने दिया है? प्लेटो ने दिया है। ये पहला, ये दूसरा। और आगमन तथा निगमन विधि तीसरा है, आगमन तथा निगमन विधि। निगमन विधि ये अरस्तु ने दिया है, अरस्तु ने दिया है। और निर्देशन विधि हर्बर्ट आदि। निर्देशन विधि चौथा है हमारा, निर्देशन विधि। ये किसने दिया है? हर्बर्ट ने दिया है, स्पेंसर, हर्बर्ट। तो ये आपका जो है प्रश्नोत्तर विधि में क्या है कि सुकरात का कहना है कि जो शिक्षण विधि होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? प्रश्नोत्तर पर निर्भर होनी चाहिए। अब आता है संवाद विधि। संवाद विधि में क्या है कि चर्चा पर चर्चा होनी चाहिए। प्लेटो कहते हैं कि ऐसी शिक्षण विधि तैयार होनी चाहिए। आगमन से निगमन की अरस्तु ने कहा था और निर्देशन विधि हर्बर्ट ने दिया था। इसी विधियों के माध्यम से शिक्षण विधि को तैयार किया जा सकता है। अब हम एक देखते हैं, जैसे बैटलर के अनुसार। बटलर के अनुसार क्या है? आदर्शवादी अपने को किसी एक विधि का भक्त न मानकर विधियों का निर्माण और निश्चय करने वाला मानते हैं। इनका कहना क्या है बटलर का कि आदर्शवादी क्या है? अपने को किसी एक निश्चित विधि भक्त नहीं मानते। कोई एक निश्चित चीज़ के लिए वह भक्त नहीं है। वो जो भी भक्ति कर रहे हैं विधियों के निर्माण और निश्चय के लिए उन्होंने जो है अपना जो है एक निश्चय करने वाला मानते हैं। जो वो विधियों को, जिन विधियों का निर्माण कर दिए उसी को क्या मानते हैं? वह निश्चय मानते हैं। तो इस प्रकार से जो है शिक्षण विधि है। अब हम बात करेंगे अध्यापक के बारे में कि आदर्शवाद अध्यापक को क्या मानता है, कैसा मानता है, कि क्या महत्व देता है अध्यापकों के बारे में। होता है कि जैसे जिस वाद में जैसे आदर्शवाद है, तो आदर्शवाद शिक्षक को महत्व देता है कि नहीं देता है, कि वह सर्वोपरि सिर्फ मानव जाति को ही महत्व दे रहा है। तो इस प्रकार से जो है उन्होंने आदर्शवादी अध्यापक के विषय में क्या सोचता है, शिक्षक के विषय में कैसा विचार रखता है आदर्शवादी, इसके बारे में जो है हम आपको बताएंगे। ठीक, तो आदर्शवादी के बारे में, आदर्शवादी अध्यापक के बारे में बात हम आपसे करेंगे। हाँ, तो इस प्रकार से आदर्शवादी अध्यापक के बारे में बात करेंगे। आदर्शवाद में अध्यापक का क्या महत्व है। आदर्शवाद में अध्यापक तो आदर्शवाद के अनुसार शिक्षक का स्थान शिक्षण प्रक्रिया में सर्वोपरि है। इन्होंने क्या दिया, जैसे आप देखते हैं ना, प्रकृतवादी वो शिक्षक का महत्व नहीं देता, लेकिन आदर्शवाद क्या कर रहा है कि आदर्शवादी में शिक्षक का स्थान क्या है। आदर्शवादी के अनुसार अनुसार शिक्षक का स्थान
शिक्षक का स्थान क्या है? सर्वोपरि है, सर्वोपरि है। मतलब जो भी है शिक्षक को महत्व दे रहा है। आदर्शवादी क्या कर रहा है? शिक्षक का महत्व सर्वोपरि मान रहा है। शिक्षण प्रक्रिया यांत्रिक नहीं होती, इसमें एक व्यक्ति का दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। शिक्षण प्रक्रिया क्या है? शिक्षण प्रक्रिया यांत्रिक नहीं होती, नहीं होती। इसमें क्या है कि व्यक्तित्व का, इसमें एक व्यक्तित्व का दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। इसमें एक व्यक्तित्व का दूसरे पर प्रभाव पड़ता। आदर्शवाद के अनुसार बालक आदर्शवाद के अनुसार बालक जो अंततः व्यक्ति है, जो अंततः व्यक्ति व्यक्ति न है कि अंततः व्यक्ति न है कि शरीर उसका विकास प्रभावशाली व्यक्तित्व द्वारा ही संभव है, न कि शरीर व्यक्तित्व प्रभाव, शरीर उसका विकास प्रभावशाली, शरीर उसका विकास प्रभावशाली व्यक्तित्व द्वारा ही संभव है। व्यक्तित्व द्वारा ही संभव है। ठीक, तो कहने का मतलब यह है कि आदर्शवादी के अनुसार शिक्षक का स्थान इसमें सर्वोपरि है। शिक्षा प्रक्रिया यांत्रिक नहीं होती, इसमें एक व्यक्तित्व दूसरे व्यक्तित्व क्या करता है? प्रभाव पड़ता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर क्या होता है? प्रभाव पड़ता है। आदर्शवाद के अनुसार बालक जो है अंततः व्यक्ति न कि शरीर उसका विकास प्रभावशाली व्यक्तित्व द्वारा ही संभव है। उसका जो शरीर है, कहने का मतलब है, अतः शिक्षक का व्यक्तित्व प्रभावशाली होनी चाहिए। कहने का मतलब यह नहीं कि जो है बालक का शरीर व्यक्तित्व जो है प्रभावशाली हो, ऐसा नहीं है। आदर्शवादी के अनुसार यह होना चाहिए कि शिक्षक का जो व्यक्तित्व है वह प्रभावशाली होनी चाहिए। इससे बच्चों पर व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ेगा। जैसा शिक्षक होगा वैसे ही बालक होगा। इस प्रकार से जो है आदर्शवादियों की विचारधारा थी। उन्होंने इस विचार से ही कहा था कि अगर व्यक्ति का विचार अच्छा है, अगर शिक्षक
का गुण अच्छा है, शिक्षक आदर्शवादी है, शिक्षक नैतिकवादी है और वह बड़े प्रेम पूर्वक वह जो है व्यवहार करता है, तो यह व्यक्तित्व जो है एक बालक पर जरूर पड़ेगा और वो भी वही चीज़ें सीखेगा। इस प्रकार से जो है आदर्शवादियों का विचारधारा जो है था। इसमें जो है आदर्शवाद दर्शन के अनुसार शिक्षक का कार्य इन सुसुप्त शक्तियों को जागृत करना है। भारतीय आदर्शवाद में भी त्रिदेव की संज्ञा दी गई है। गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, सच्चा गुरु मिलना कठिन होता है, किंतु गुरु मिलने पर शिष्य के अज्ञान का नाश होता है। शिक्षक का इस दृष्टि से आदर्शवाद में स्थान बड़ा ऊंचा हो जाता है। वह छात्र के जीवन का मार्गदर्शन है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला है। शिक्षक को वास्तविक ज्ञान देने वाला एवं उसके व्यक्तित्व का निर्माण करने वाला माना है। वह शिक्षण प्रक्रिया की धुरी है, बिना उसके शिक्षण प्रक्रिया अधूरी रहेगी। हम जानते हैं कि आदर्श एवं लक्ष्य तथा जीवन की मूल्य पहले से ही विद्यमान है। सुकरात के शिष्य प्लेटो के अनुसार, देखो सुकरात के शिष्य कौन थे? प्लेटो थे। इनके अनुसार इनका पहले से ही अस्तित्व है कि इसके अतिरिक्त अध्यापक का कार्य यह है कि इन मूल्यों के अन्वेषण की ओर छात्रों को प्रवृत्त कर दें। इस प्रकार से जो है आदर्शवादी जो है अध्यापक होते हैं। विद्यार्थियों में अनुशासन के बारे में बात करेंगे। तो ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम जो है विद्यार्थियों में क्या अनुशासन होना चाहिए, इस प्रकार से जो है हम आपको बताएंगे कि आदर्शवादियों में क्या अनुशासन होता है। तो देखो, अनुशासन की बात हो रही तो संकल्प के विकास पर यह आदर्शवाद में बल दिया जाता है कि व्यक्ति जो है, कोई भी विद्यार्थी जब किशोरावस्था में आ जाता है तो संकल्प का यह विकास एक तीव्र रूप ग्रहण करता है। प्रसिद्ध शिक्षाविदी हॉकिंग इसे उत्तरदायित्व ग्रहण करने की तत्परता के रूप में वर्णित करते हैं। यहाँ उत्तरदायित्व की इस भावना की दो प्रचलित अभिव्यंजनाएँ हैं। प्रथम है अपने स्वयं के जीवन दर्शन का निर्माण तथा द्वितीय है जगत में अपना मार्ग बनाने की इच्छा। इसमें से प्रथम पर विचार करते हुए हॉकिंग युवक की विस्मावस्था की व्याख्या इस प्रकार करते हैं कि वह अब प्रथम बार अनुभव करता है कि उसे स्वयं अपने जीवन का अग्रसर करना है और वह अपने को नैतिक रूप से अकेला पाता है और वह अपने वस्तुओं को दूसरे की आंखों से एक क्षण भी देखना सहन नहीं कर सकता है। यहाँ कहने का मतलब ये है कि बच्चों में जो अनुशासन होना चाहिए। देखो, आदर्श में अगर ये सारी चीज़ों को जैसे हमने पिछले पाठ्यक्रम में बताया या शिक्षण विधियाँ इस प्रकार से होंगी तो बच्चों में सही बात है कि कुछ ना कुछ अनुशासन होनी चाहिए। अनुशासन के ही अंतर्गत उन्हें शिक्षा देना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है विद्यार्थियों के अनुशासन के बारे में बात हुई। अब अगले वीडियो में जो है हम आपको प्रकृतिवादी के बारे में बात करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। ठीक।